सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज के लेक्चर में बहुत छोटे सा पार्ट कवर करने वाले हैं। दो टॉपिक्स ही है, एक सीलिया फ्लैजेला जो कि मोटिलिटी के ऑर्गेनल्स है, मोटिलिटी में काम आते हैं, मूवमेंट्स में काम आते हैं, इन ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे और सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये दोनों टॉपिक को मैं एक लेक्चर में इसलिए वाइंड अप कर रही हूँ बिकॉज ये दोनों का जो डायग्राम आप लोग को पढ़ना है, जिसका एक का डायग्राम आप लोग को दिया है और एक का आप लोग को थ्योरी दी हुई है, डायग्राम नहीं दिया हुआ है। तो मगर आप जब देखोगे डायग्राम आप निकाल के देखोगे तो कार्डिनल स्ट्रक्चर फॉर सेंट्रियोल्स आके आप लोग को समझ में आएगा। तो ये दोनों डायग्राम काफी ज्यादा सिमिलर है। दैट इज व्हाई आई एम वाइंडिंग अप दीज टू टॉपिक्स इन वन वीडियो, ताकि आप रिलेट करके समझ पाओ कि देखो इसके अंदर ये डिफरेंसेस थे। इट्स नॉट लाइक कि दोनों को आप लोग को मिक्स करना है, मर्ज करना है, कोई कंफ्यूजन आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप लोग को क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों टॉपिक्स एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को डिफरेंसेस भी समझ आए, आप लोग को सिमिलैरिटीज भी समझ आए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आप लोग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है कि ये चीज इसमें मिलती है, इसमें नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर अलग अलग लेक्चर्स बनाऊंगी, आप अलग टाइम पर पढ़ोगे, एक लेक्चर हो सकता है एक टाइम पे पढ़ो, तो वो दोनों चीज आप लोग के दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। दैट इज व्हाई आज एक ही लेक्चर में ये दोनों टॉपिक करेंगे। छोटे टॉपिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलिया फ्लैजेला का मूवमेंट और मोटिलिटी में रोल है, वेयर सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम का एक तरीके से सेल डिवीजन में, स्पिंडल फाइबर्स बनाने में और सेल डिवीजन में, ये सारे उसके फंक्शंस होते हैं। तो वी विल गेट स्टार्टेड। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, एनसीईआरटी ही पढ़ो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ठीक है जंपिंग ऑन टू मॉड्यूल्स एंड अदर रेफरेंस बुक्स। पता नहीं कौन सी बुक्स आप लोग लेकर आ जाते हो कि ये टेक्स्ट बुक में से पढ़ते हैं, यहाँ से समझते हैं। एनसीईआरटी ही पढ़ो। एनसीईआरटी क्या कह रही है, एक एक स्टेटमेंट में आप लोग को समझाने वाली हूँ आज के लेक्चर में, एक एक लाइन। आप लोग को ऐसा लगेगा नहीं कि आप लोग को कोई रेफरेंस बुक की जरूरत भी है, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को ही समझना है और एनसीईआरटी सामने रख के समझना है। आप दूसरी बुक पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी पे नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एनसीईआरटी से ही कि ये लाइन में क्या लिखा है, आगे की लाइन में क्या लिखा है, ये वाला लाइन इस पॉइंट से कैसे कोरिलेट करना चाहिए, वो सब चीजें आप लोग को आज के लेक्चर में मिलने वाली है। यूज पेंसिल इफ यू आर वाचिंग द वीडियो और यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, ठीक है। तो आप लोग स्ट्रेंथन हो जाएगा ये टॉपिक और फिर इंपॉर्टेंट मार्क करना रहेगा, वो टाइम पे हाइलाइटर यूज करो, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, yeah. So hello everyone and welcome back to Yasmin Sayyed Official. This is going to basically be the second last part of this chapter. और आज हम कवर करेंगे सीलिया और फ्लैजेला, जिसके साथ में एक सिमिलर टॉपिक आप लोग को दिया हुआ है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। अब बेसिकली सीलिया और फ्लैजेला होता क्या है, ये मिलता किधर है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में मिलता है और ये कैसा होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग कि सीलिया और फ्लैजेला होता क्या है, ठीक है। ये सीलिया और फ्लैजेला एक तरीके से सोर्स ऑफ मूवमेंट है, वी कैन से सोर्स ऑफ मूवमेंट अगर कराना है कोई बॉडी का, कोई ऑर्गेनिज्म का, कोई भी चीज का अगर मूवमेंट कराना है तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑर्गेनिज्म से मतलब कौन से ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स दोनों भी आ जाते हैं इसके अंदर से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, और यूकैरियोटिक दोनों आ जाते हैं। तो सीलिया और फ्लैजेला मिलता किसमें है ये समझना है। तो बेसिकली सीलिया और फ्लैजेला मैंने बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मिलता है। ये तो करेक्ट है कि प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में भी मिलता है, लेकिन एक चीज आप लोग को याद रखने की ये है कि फ्लैजेला जो होता है ये प्रोकैरियोटिक में मिलता है और यूकैरियोटिक में मिलता है, लेकिन सीलिया प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता। तो सीलिया इज टोटली अ यूकैरियोटिक कैरेक्टर, इट्स अ यूकैरियोटिक फीचर जो यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट सीलिया। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो स्टमक में, स्टमक लाइनिंग में वी हैव सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम। उसका रोल क्या होता है, इन वी हैव पीसीटी इन द किडनी, वी हैव पीसीटी, वहां पर भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, वहां पर भी वी हैव सीलिएटेड एपिथेलियम। तो ये सीलिया का रोल क्या होता है, और एक जगह जहां पे सीलिएटेड एपिथेलियम मिलता है, एक जगह आप लोगों को बतानी है। यू हैव टू पॉज दिस वीडियो राइट नाउ और एक ऐसा एग्जांपल सोचो जहां पे सीलिएटेड एपिथेलियम मिलता है। सो सीलिएटेड एपिथेलियम मिलता है ओवरीज के बाद में, जो एम्पुलरी रीजन आता है, ठीक है, टू ओके मूव द एग्स इन द राइट डायरेक्शन, वहां पर मिलता है। तो वी कैन से फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया मिलते हैं। उसके अलावा कहाँ मिलता है, तो एज आई सेड स्टमक लाइनिंग, इंटेस्टाइनल लाइनिंग में मिलता है, तो इंटेस्टाइन हो जाता है, ठीक है।
एंड अनदर थिंग वेयर सीलिया इज प्रेजेंट, पीसीटी। तो ये तीन चीज हो जाती है। पीसीटी कहां पर इन्वॉल्व्ड है, तो किडनीज में पीसीटी मिलेगा। सो दीज आर द थिंग्स वेयर वी कैन सी सीलिया, और ये सब जगह आप लोग देख रहे होंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स में मिल रहा है, ठीक है। और फ्लैजेला जो है ये यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर है। तो क्या बैक्टीरिया के पास में भी फ्लैजेला होते हैं? यस, दे डू हैव फ्लैजेला, ठीक है। तो जो मोटिलिटी, जो लोकोमोशन होता है दैट, ठीक है, बेसिकली किसकी वजह से होता है, तो फ्लैजेला की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा, फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक में मिलता है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन लोग के बीच में कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर इनका अलग होता है। सो फ्लैजेला इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक, सीलिया ओनली इन यूकैरियोट्स, ठीक है, बिकॉज ये कैसा होता है और डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो यूकैरियोट्स में मिलता है। अब ये दोनों का काम समझ में आ गया कि ये मोटिलिटी, मूवमेंट्स, लोकोमोशन में काम करते हैं, इनका रोल समझ में आ गया। नाउ विल स्टार्ट विद द रीडिंग पार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। सीलिया सिंगुलर फॉर्म सीलियम हो जाता है, ठीक है। फ्लैजेला सिंगुलर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, फ्लैजेलम हो जाएगा। सो अगर एक फ्लैजेलेटेड, सिंगल फ्लैजेलेटेड अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास में क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेलम। अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्लैजेला हो जाएगा। सेम केस फॉर सीलिया ऑल्सो, ठीक है। दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, इज वेरी वेरी थिन, ठीक है। इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, बहुत ज्यादा थिन होते हैं। जिनका काम क्या होता है, तो दे हेल्प इन मूवमेंट्स, ठीक है, ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दे आर आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के पास से निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक तरीके से, ठीक है, ऑर्गेनल तो है, एक ऑर्गेनल की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये आउटसाइड द सेल मिलते हैं। सेल के जो मेम्ब्रेन, जो उसका लेयर है, वहां से आउटग्रोथ होते हुए यहाँ पर ये मिलेंगे, ठीक है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स, ठीक है। सीलिया जो होता है फ्लैजेला से स्मॉलर होता है, ठीक है। तो उसका लेंथ वाइज अगर देखेंगे तो फ्लैजेला लॉन्गर होता है और वो टोटली मूवमेंट का काम करता है। फ्लैजेला का काम पूरी तरीके से मूवमेंट का है। अब सीलिया का क्या काम है, तो सीलिया का जो काम होता है, इट वर्क लाइक ओर्स। ओर्स किसे कहते हैं, यू नो, आप लोग ने बोट में देखा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से वी हैव टू हैंडल्स, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, बोट को चलाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो एक तरीके से ओर्स क्या कर रहा है, इट इज लाइक अ सोर्स ऑफ मूवमेंट। लेकिन यहाँ पर हम बोट को मूव करा रहे हैं क्या, नहीं। एक्चुअली ओर्स किसको मूव करा रहे होते हैं, सराउंडिंग वाटर को मूव करा रहे होते हैं, ठीक है। तो जो सराउंडिंग वाटर को जब मूव कराते हैं तो ठीक है, ऑटोमेटिकली पूरा बॉडी मूव करता है और इस तरीके से हम पूरी बोट को मूव कराते हैं। तो सेम थिंग फॉर सीलिया ऑल्सो। तो सीलिया क्या काम करता है, अगर ये कोई सेल है, अगर ये कोई सेल है और यहाँ पर कोई सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया एक से ज्यादा नंबर्स के हो सकते हैं, कोई सीलिया ज्यादा नंबर में होते हैं तो ही काम कर पाते हैं, ठीक है। वेरेस फ्लैजेला जो होता है एक या दो, इतना रहेगा तो काफी हो जाता है फॉर मूवमेंट, ठीक है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ नेक्स्टली, ये जो सीलिया होते हैं ये सराउंडिंग मीडियम जो भी प्रेजेंट है, जैसे वाटर है या ऑयल है या फिर एनीथिंग लाइक दैट, कोई भी लिक्विड है, तो उसको जब उसको मूव करा रहे होते हैं, तो बेसिकली या तो ये सराउंडिंग को मूव करा रहे होंगे या तो ये अपनी बॉडी मूव कर रहे होंगे। तो ये दोनों चीज में हेल्प करते हैं, वर्क लाइक ओर्स, ठीक है, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid, जो भी सराउंडिंग फ्लूइड है उसको मूव कराने का काम करेंगे। फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। तो टोटली सेल का मूवमेंट अगर कराना है, सेल को लोकोमोशन प्रोवाइड करना है, तो बेस्ट उसका तरीका क्या है, गिव देम फ्लैजेला, राइट। ओके, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो possess flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella, as I have said in the beginning of this video। जब मैं समझा रही थी मैंने बताया कि जो फ्लैजेला होता है दोनों जगह मिलता है, प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट्स। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास में स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्लैजेला होता है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, these are the flagella that we see in eukaryotes, ठीक है। तो बेसिक तो चीजें सेम होती है, कुछ कुछ डिफरेंसेस होता है, कॉम्पोजिशन का डिफरेंस होता है। तो ये सब चीजें जो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, कोई चीज यूकैरियोट में नहीं मिलती, या फिर कोई चीज प्रोकैरियोट में नहीं मिलती है, यूकैरियोट में मिलती है, तो बस इतना सा डिफरेंस है। वैसे तो ओवरव्यू दोनों का सेम रहेगा, ठीक है, possess flagella, but these are structurally different from those of the eukaryotic flagella। अब इतना समझ आया। नेक्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो समझने की बारी आती है, ठीक है। तो वो समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम
और द फ्लैजेलम शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये समझना है कि ये हेयर लाइक ग्रोथ जो आप लोग बताया है कि हेयर ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि इट्स लाइक हेयर ग्रोथ, ठीक है, वैसे ही स्ट्रक्चर होते, तो इट डज नॉट मीन कि इसके पास में उसका मेम्ब्रेन नहीं होगा, इट्स जस्ट अ हेयर लाइक थिंग, नहीं, उसके पास में भी उसका मेम्ब्रेन होता है, तो इट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। जो सीलिया और जो फ्लैजेला होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दैट कोर कॉल्ड एक्सोनीम possess a number of microtubules, इसके पास में क्या मिलते हैं, a number of microtubules मिलेंगे running parallel to the long axis। अब इसको समझना है एक्सोनीम किसे कहते हैं, what is एक्सोनीम। देखो, this is your cell, we have the basal body over here, जहां से एक्चुअल में सीलिया या फिर फ्लैजेला अराइज करता है। अब ये सीलिया या तो फ्लैजेला अगर अराइज करता है तो ये कुछ इस तरीके से होता होगा, राइट, इस तरीके से यहां से सीलिया या तो फ्लैजेला बन के निकला होगा, राइट, ठीक है। नाउ दिस इज सीलिया या फिर फ्लैजेला। अब ये जो फ्लैजेला, ये जो लॉन्ग यहाँ से आउटग्रोथ निकली है, इसका जो सेंट्रल पार्ट हम जो कट करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम कहते हैं। तो एक्सोनिम बेसिकली क्या है, कोर है। कोर क्या होता है, जो सेंट्रल पार्ट जिसे हम कहते हैं, जो सेंट्रल पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज एक्सोनिम। और यहाँ पर जो बेसल बॉडी यहाँ पर बनके निकली है, दिस थिंग, दिस इज योर बेसल बॉडी। अब ये बेसल बॉडी का कैसा स्ट्रक्चर होता है, सो इट हैज स्ट्रक्चर लाइक सेंट्रियोल। इसका स्ट्रक्चर फ्लैजेला से डिफरेंट होता है। ये फ्लैजेला में जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर बेसल बॉडी में नहीं मिलेगा। बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है इट इज सिमिलर टू सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, उसका डायग्राम आप लोग को टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग के लिए एक इमेज सेट हो जाए दिमाग में, ठीक है। सो द डायग्राम इज नॉट गोइंग टू कम फॉर सेंट्रियोल्स, लेकिन क्योंकि बेसल बॉडी में भी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है और सेंट्रियोल्स का भी आप लोग को डायग्राम का थ्योरी दिया हुआ है, तो इसलिए वी विल मेक द डायग्राम आउट ऑफ दैट थ्योरी, ठीक है। अब ये एक्सोनिम का स्ट्रक्चर हम आज समझने जा रहे हैं। अभी देखो, ये एक्सोनिम, ये जो पार्ट है इसका डायग्राम आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली एक्सोनिम जो है मेजर पार्ट अपना कंसिस्ट करता है ऑफ द फ्लैजेला और द सीलिया, और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है, दिस इज एक्सोनिम। ये कैसा सेक्शन है, ट्रांसवर्स। जैसे कि यहाँ पर एक हेयर लाइक ग्रोथ है, दिस इज अ हेयर लाइक ग्रोथ ओवर हियर। इसको जब आप कट करोगे तो यहाँ से आप लोग को कुछ गोल दिखेगा, जैसे कि व्हेन यू कट अ ककुम्बर तो आप लोग को कुछ गोल इसका ऐसा सेक्शन मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो उसी तरीके से आप समझो कि दिस इज योर फ्लैजेला। इसको अगर आप ऐसे ट्रांसवर्सली कट करोगे तो यू विल गेट इट इन दिस मैनर। और यहाँ पर जो भी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है ये ऐसे फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती है, इट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, वो पूरे लेंथ में प्रेजेंट होगी, एग्जिस्ट करेगी, ना कि ऐसे सर्कुलर फॉर्म में। जब उसको ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो पूरी डिजाइन ऐसी दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअली ये कैसे रन करती है, तो पैरेलली रन करती है। अब ये पूरा जब समझेंगे देन विल कम टू नो कि ये एक्चुअल में कैसा है और इसको हम कैसे व्यू में देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ आ गया कि कोर को क्या कहते हैं, हम एक्सोनिम कहते हैं। एंड व्हाट इज द कोर, द कोर इज द मेन पार्ट, द हेयर ग्रोथ दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द सेल। और जो बेसल बॉडी होता है वो उसको अटैच करके रखता है और बेसल बॉडी से ही फ्लैजेला बन के निकलता है। अब जो बेसल बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये स्ट्रक्चर काफी सिमिलर होता है विद द सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रियोल्स ही होते हैं जो बेसिकली बेसल बॉडी बनाते हैं, ठीक है। बेसल बॉडी के ऊपर आप लोग का फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा, जिसका मेन स्ट्रक्चर जो ट्रांसवर्स सेक्शन जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज द एक्सोनिम, ठीक है। possess a number of microtubules running parallel to the long axis। अब इसके पास में माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब ये पैरेलली, ठीक है, रन करते हैं, मतलब कि आप लोग को पूरे फ्लैजेला में दे रन पैरेलली ऑन द लॉन्ग एक्सिस। एक्सिस कहाँ है फ्लैजेला की, दिस इज योर फ्लैजेला, सपोज दिस इज योर फ्लैजेला, तो ये इसकी एक्सिस, दिस इज दिस एक्सिस, ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी पार्ट्स आप लोग को इस तरीके से मिल रहे हैं, लाइक दिस सर्कल्स, दीज सर्कल्स इस तरीके से पूरी तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जब हम इसको कट करके देखेंगे तो आप लोग को ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरे पैरेलली रन कर रहे हैं, पूरे बॉडी उस पे पूरे एक्सोनिम में प्रेजेंट है, लेकिन जब हम उसको कट करते हैं तो इस तरीके से इसका डायग्राम दिखाई देता है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में कैसे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर पूरा ऊपर तक के बाहर तक के प्रेजेंट होगा, ठीक है, और अंदर तक के अंदर भी प्रेजेंट होगा। सो बेसिकली दिस इज अ ट्रांसवर्स व्यू, ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हम ठीक है पूरे एक्सियल व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एक पर्टिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है वो बेसिकली इस तरीके से स्ट्रैंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड व्हेन वी कट इट इस फॉर्म में ये दिखाई देगा। नेक्स्टली
तो ये कैसे होते हैं? सो वी हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द एक्सोनिम। एक्सोनिम क्या है? इसका मेन बॉडी पार्ट है ऑफ द फ्लैजेला, ठीक है। इट पसेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। ये समझ में आ गया। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? तो डबलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे यूजुअली, द एक्सोनिम यूजुअली हैव, ठीक है, 9 doublets. The axonym usually has 9 doublets of radially arranged. Radially arranged मतलब गोल दायरे में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गोल स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। The axonym usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules. तो बेसिकली यहाँ पर 9 doublets है, मतलब कि एक डबलेट को अगर आप देखोगे तो वहां पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे जो कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो मतलब यहाँ पर अगर एक माइक्रोट्यूब्यूल है तो इससे लग के दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक डबलेट कहेंगे। दिस इज वन डबलेट, दिस इज वन डबलेट, ठीक है। ऐसे कितने डबलेट्स प्रेजेंट है? तो 9 डबलेट्स प्रेजेंट है। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हो गए? 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स टोटल हो गए, 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन टोटल। तो 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, लेकिन क्योंकि ये पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है और ऐसी पेयरिंग है कि इनके बीच में कोई भी ठीक है, इंटर डबलेट ब्रिज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में कोई भी ब्रिज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये एक साथ प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग इट एज वन। और वन कैसे ले रहे हैं? हम इसको डबलेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को पूछेगा तो कितने डबलेट्स प्रेजेंट है, अगर आप लोगों को पूछेगा कितने डबलेट्स प्रेजेंट है, तो 9 डबलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को पूछ रहा है इन टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इन द पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं इन टोटल, तो आप लोग को लिखना है 18। लेकिन अगर आप लोग को, ठीक है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट अगर आप लोग को पूछ रहा है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट अगर आप लोग को पूछ रहा है, देन द आंसर विल बी डबलेट्स कितने हैं? 9 है। सो विल राइट ओवर हियर, आपने को बोला है पेरिफेरल, पेरिफेरल, पेरिफेरल टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये कितने हो जाते हैं? टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स 18 हो जाते हैं। लेकिन पेरिफेरल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स, डबलेट्स, डबलेट्स अगर आप लोग को बोलेगा तो कितने हो जाएंगे? 9। लेकिन टोटल अगर आप लोग को बोलेगा तो कितने हो जाएंगे? 18। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि आप लोग को, और ये कैसे समझेगा? डायग्राम बार बार देख देख के समझेगा। तो डायग्राम आप लोग को बार बार देखना है, यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग दिस डायग्राम। ये देखो यहाँ पर प्रेजेंट है आप लोग के 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? दिस इज प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म। ये कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है? पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसे ही हमने क्या कह दिया है? डबलेट कह दिया है। Now this is what we called it as doublet। अब ये बन गया आप लोग का डबलेट। वैसे ही यहाँ पर भी इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ व्हाट? पेयर्स, डबलेट्स बना के प्रेजेंट है। तो ऐसे कितने डबलेट्स आप लोग को मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबलेट्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक और एक चीज समझने वाली ये है कि हमने ये समझा था सबसे पहले कि इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दे हैव देयर ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके पास में मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा दिया। दूसरा हमको बोला है कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पर गौर से देखो ये क्या है? पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब कि बाहर साइड प्रेजेंट होते हैं, जो बाहर साइड प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब कि अगर आप कट करके देखोगे तो ये हो जाते हैं प्रॉक्सिमल रीजन, इसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रल या फिर प्रॉक्सिमल रीजन। और यहाँ वाले पार्ट को हम कहेंगे, जस्ट अ सेकेंड, आई से दिस अगेन। अगर ये कोई सर्कल है और हमको यहाँ के पार्ट की बात करनी है जो बाहर का पार्ट है, तो वी विल यूज द वर्ड पेरिफेरल फॉर इट, ठीक है। और अगर कोई बीच के वर्ड की बात करनी है तो वी विल आइदर यूज द वर्ड प्रॉक्सिमल या फिर हम बोलेंगे सेंट्रल, ठीक है। कौन सा वर्ड बोलेंगे? सेंट्रल। तो बीच की अगर कोई रिलेटेड बात करनी है देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रल। अब यहाँ पर वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी हैव पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है? डबलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। हाउ मेनी डबलेट्स डू वी हैव? वी हैव 9 डबलेट्स। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? पेरिफेरली प्रेजेंट होंगे। एंड अब ये जो डबलेट्स है इनके बीच में भी लिंकर्स प्रेजेंट होते हैं। लिंकर्स क्या होते हैं? एक तरीके से ब्रिजेस होते हैं जो ठीक है ऐसे नेबरिंग माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करके रखते हैं। सो वी हैव द ब्रिज हियर, एज यू कैन सी दिस इज द ब्रिज बिटवीन 2 डबलेट्स। 2 डबलेट्स के बीच में आप लोगों को जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? इंटर डबलेट ब्रिज। इसे हम इंटर डबलेट लिंकर्स भी कह सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली लिंकर्स, ये लिंक करने का काम कर रहे हैं आस पड़ोस के डबलेट को। अब बीच में ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंट्रल
हब या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो दो नाम इसके होते हैं, या तो सेंट्रल हब कह दो या फिर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कह दो। तो वी हैव टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, एज यू कैन सी यहाँ पर एक माइक्रोट्यूब्यूल है और यहाँ पर एक माइक्रोट्यूब्यूल है, तो दो हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसको एक क्यों नहीं माना है, क्योंकि ये डबलेट की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे दो प्रेजेंट है, लेकिन इसको डबलेट क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि ये खुद भी लिंक्ड है, ठीक है। दे आर नॉट प्रेजेंट वन आफ्टर द अदर, इस तरीके से ये एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है, दे आर लिंक्ड, दे आर नॉट स्टक टू ईच अदर, ठीक है। तो ये दो अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई वी विल काउंट इट एज टू, वी विल काउंट इट एज टू। इसे हम एक नहीं मानेंगे क्योंकि दो माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग अलग प्रेजेंट है एंड दे हैव लिंकर्स इन बिटवीन, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये पूरा डायग्राम समझ आया होगा अच्छे से, आप लोग ने इसको रिवाइज किया होगा। अभी तक क्या हमने बहुत बार इसको रिवाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें ये समझना है कि एक्चुअल में टेक्स्ट बुक हमें क्या कह रही है। हमने ये समझ लिया इन डिटेल कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इस पर्टिकुलर पार्ट को हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, ठीक है। अब ये सेंट्रल शीथ होती है, सेंट्रल शीथ पर भी आएंगे कि इनका क्या रोल है, और यहाँ पर जो लिंकर्स दिखाई दे रहे हैं, जूम करके बताती हूँ, दिस थिंग, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनका भी कुछ रोल है, उनका क्या रोल है वो भी समझेंगे, और वो चीज क्या है, उन्हें क्या बुलाते हैं वो भी समझेंगे। बेसिकली अभी आप लोग के लिए समझना ये जरूरी है कि जो आप लोग का एक्सोनीम होता है, दिस इज योर एक्सोनीम, जो कि फ्लैजेला के पास का मेन बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सोनीम बना है। अब जब इसको हमने काटा तो ऊपर से ये कुछ ऐसा गोल दिखाई दिया, राइट, ओवरव्यू हमने ऊपर से देखा, ठीक है। और ये जो कट हमने किया है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स व्यू, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन हमने इसका किया है, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में सेक्शन हमने किया है, इस डायरेक्शन में हमने काटा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ऊपर से ये चीजें दिखाई दी। अब दूसरी चीज हमने ये समझ ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है पता चल गया, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, पेरिफेरल रीजन कौन सा होता है, ये आप लोगों के पास में कोई भी एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, जब इसके पेरिफेरल चीजों के बारे में, पेरिफेरल मटेरियल के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उधर पे ये चीजें इंक्लूडेड होती है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है। प्रॉक्सिमल या फिर सेंट्रल वो हिस्सा होता है जो सेंटर में प्रेजेंट है। तो अगर हम प्रॉक्सिमल या फिर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करेंगे तो आप लोग को वो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स याद रखने हैं जो यहाँ पर लिंकर और ब्रिज की वजह से कनेक्टेड है, दो बड़े माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब हम पेरिफेरल की बात करेंगे तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को याद करना है जो डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, और इनके बीच में एक दूसरे नेबरिंग पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करने के लिए वी हैव इंटर डबलेट ब्रिज प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है, या फिर इंटर डबलेट लिंकर्स कह दो। तो ये वाला पार्ट आपका कौन सा हो जाता है, पेरिफेरल पार्ट हो जाता है, ठीक है। बाहर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, पेरिफेरल पार्ट, दिस इज योर पेरिफेरल पार्ट। और जो आप लोग का बीच का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल, या फिर क्या कहेंगे हम उसे प्रॉक्सिमल रीजन कहेंगे। प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक वाला रीजन, तो यहाँ पे दूर जगह हो गई है, ठीक है, दिस इज योर फारेस्ट प्लेस, और ये सबसे नियर हो गया सेंटर से, राइट, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रॉक्सिमल रीजन कहेंगे। यहां तक कि समझ आ गया। अब टेक्स्ट बुक क्या बोलती है वो समझो, ठीक। एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो एक्सोनिम होता है इसके पास में 9 डबलेट्स होते हैं, जैसे मैंने अब तक के कई बार रिपीट कर चुकी हूँ कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 होते हैं। तो वही यहाँ पर बताया है कि 9 डबलेट्स कैसे प्रेजेंट है, रेडियली प्रेजेंट है। रेडियली मतलब रेडियस बना रहे हैं, राइट। अब ये इसका क्या है, रेडियली प्रेजेंट है मतलब के ये रेडियस में प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रेडियली अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो सेंट्रली हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एक पेयर प्रेजेंट है। पेयर कितने हैं, पेयर एक है। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं, 2 है। इन टोटल अगर बोलेंगे तो कितने हैं, 2 है। 2 ये मिला के क्या बना रहे, एक पेयर बना रहे। क्या ये डबलेट बना रहे हैं, क्या ये सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट बना रहे हैं, क्या नहीं। तो जो सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उन्हें हम डबलेट नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक साथ में नहीं प्रेजेंट है इस तरीके से, उनके बीच में क्या है, लिंकर्स प्रेजेंट है। तो ये 2 अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है जो क्या बना रहे हैं, बेसिकली पेयर बना रहे हैं, डबलेट्स नहीं बनाएंगे। तो यहां तक समझ आ गया। देन सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्ड टू एज 9+2 एरे। तो 9+2 एरे जो आप लोग को पढ़ना है, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया कि 9 अरेंजमेंट बाहर वाले पार्ट का है, बाहर पेरिफेरल वाले साइड में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है उसका 9 नंबर है, 9 अरेंजमेंट है, और 2 जो बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, 9+2 एरे कहेंगे। और ये किसका है फीचर, दिस इज फॉर सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला जहां भी पढ़ोगे तो उसका फीचर ये याद रखना है, 9+2 एरे उसका फीचर है। अब ये समझ आ गया, इट इज रेफर्ड टू एज 9+2 एरे, जो हमने फिगर 8.10 अच्छे से समझ लिया। द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स,
देखो जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है दे आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज आल्सो इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ व्हिच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ द ईच पेरिफेरल डबलेट्स वाया रेडियल स्पोक। अब देखो ये हमें क्या कह रहा है बेसिकली कि जो आप लोग के पास में जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरीके से ब्रिज की वजह से प्रेजेंट है, इसके आसपास एक शीथ बनी है। शीथ क्या होता है? शीथ इज कवरिंग। शीथ किसे कहते हैं हम? कवरिंग को शीथ कहते हैं। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कवरिंग। तो इसके आसपास एक कवर, एक पर्दे, एक मेम्ब्रेन के जैसा बन रहा है, मेम्ब्रेन के जैसा कह रहे हैं हम, ठीक है, एक कवरिंग के जैसा बन रहा है, ठीक है। और ये जो ठीक है सेंट्रल वाले होते हैं ये ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और ये जो सेंट्रल शीथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, आसपास ये दो माइक्रोट्यूब्यूल्स है सेंट्रल में और यहाँ पर वो लिंक्ड है और इसके आसपास जो शीथ बन रहा है, ठीक है, इसका क्या रोल है? ये क्या कर रहा होता है? बेसिकली ये कनेक्टेड होता है बाहर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में, ठीक है, ये बाहर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स है। वैसे ही यहाँ पर भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा, डबलेट की बात कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, वैसे ही यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो 9 डबलेट्स प्रेजेंट है ये उनके साथ में कनेक्टेड फॉर्म में मिल रहा है। अब ये कनेक्ट कैसे हो रहा है? तो बिकॉज ऑफ द थिंग प्रेजेंट इन बिटवीन टू ऑफ देम। वो क्या है? देखो ये हो गया आप लोग का सेंट्रल शीथ, दिखाई दे रहा है एकदम क्लियरली, ये सेंट्रल शीथ है आप लोग का, ठीक है, दिस इज सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ। अब यहां पर ये जो लिंकर्स दिखाई दे रहे हैं या एक माइक्रोट्यूब्यूल से निकल के सेंट्रल शीथ पे जाके कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्लियरली देखो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल से निकल रहे हैं। डबलेट्स तो प्रेजेंट है लेकिन दोनों डबलेट्स के पास से नहीं निकल रहा, वो किसी एक के पास से ही रेडियल स्पोक्स अराइज हो रहे हैं और किधर जाके मिल रहे हैं, सब के सब सेंट्रल शीथ को टच कर रहे हैं। तो बेसिकली ये लिंकर्स जो काम कर रहे हैं ये बाहर पेरिफेरल वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेंट्रल शीथ से मिलाने का काम कर रहे हैं और बस इससे ही हमने क्या कह देना है? रेडियल स्पोक। दिस इज रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक का काम होता है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को मिडल वाले सेंट्रल शीथ, सेंटर वाले सेंट्रल शीथ से कनेक्ट करने का काम किसका होता है? रेडियल स्पोक्स का होता है। अब ये समझ आ गया, सेंट्रल शीथ समझ आ गई कि यहाँ पे कवरिंग प्रेजेंट है और वो किधर इनक्लोज कर रहा होता है, किसको इनक्लोज कर रहा होता है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो कि पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। एक पेयर वहां पर प्रेजेंट है जिसके बीच में भी क्या प्रेजेंट है? लिंकर दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्टली क्या लिखा है? which is connected to one of the tubules of each peripheral microbe by radial spoke। रेडियल स्पोक्स नाम याद रखने हैं। देखो दो चीजें आप लोगों को कनेक्शन वाली बताई गई है, एक तो ये कि एक है आप लोगों का इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर डबलेट ब्रिज के बारे में क्या बताया गया है कि ये किसको कनेक्ट करता है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करता है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करने वाला कौन है? इंटर डबलेट ब्रिज है। इंटर डबलेट ब्रिज का काम क्या है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करना। और जो दूसरा हमने पढ़ा है वो हो जाता है रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स, अब इसका किसको कनेक्ट करने का काम है? तो ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सेंट्रल शीथ को विथ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ एक दूसरे को भी कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर डबलेट ब्रिज, और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रल वाले पार्ट से भी कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स, ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट लाइन है thus there are 9 रेडियल स्पोक्स। ये तो समझ आ गया होगा क्योंकि एक ही जन से वो अराइज हो रहा है, हर एक रेडियल स्पोक डबलेट में से एक ही माइक्रोट्यूब्यूल से अराइज हो रहा है। द पेरिफेरल डबलेट जो होते हैं दे आर आल्सो कनेक्टेड बाय इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, जिसे हमने क्या कह दिया है? इंटर डबलेट ब्रिज कह दिया है। यही हम बता रही हूँ, जो इंटर डबलेट ब्रिज उसे ही हम क्या कह रहे हैं? लिंकर्स कह रहे हैं। बोथ द सीलियम फ्लैजेलम emerge from centriole like structure called the basal bodies। अब देखो जो भी सेल होता है, ठीक है, जिसके पास में भी सीलिया फ्लैजेला आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, वो सेल बेसिकली कैसा होता है? वो सेल के पास में सीलिया या फिर फ्लैजेला होगा। इतना समझ आ गया। अब वो अगर बन रहा है सीलिया फ्लैजेला, अगर आप उसका डायग्राम देखो तो यहाँ पर कोई ठीक है एक स्टैंड की तरह एक चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसके ऊपर से सीलिया या फिर फ्लैजेला इस तरीके से निकल रहा होता है। तो ये सीलिया समझो या फिर फ्लैजेला समझो, जो भी है, इसके पास में बेसल बॉडी होगी। इसे हम क्या कह देते हैं? दिस इज योर बेसल बॉडी। दिस इज योर बेसल बॉडी, ठीक है। बेसल बॉडी क्या होता है? जहां से सीलिया या फिर फ्लैजेला अराइज कर रहा हो उस पार्ट को हम बेसल बॉडी कहते हैं। अब ये किससे बना हुआ है? दिस इज मेड फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। दिस अराइजेस फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर,
ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेंट्रियोल्स के जैसा होता है और सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर एक्सोनीम से काफी अलग होता है, कार्टिल स्ट्रक्चर होता है लेकिन काफी ज्यादा सिमिलर भी होता है, इसलिए हम उसे एक साथ पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो बेसल बॉडीज होते हैं इनका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये वैसे उनका स्ट्रक्चर वैसा नहीं दिखाई देगा, उनका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स के जैसा दिखाई देगा। ठीक है, जो हमने 9+2 एरे पढ़ा वो बेसल बॉडीज का नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है कि जब ये एक ही पार्ट है तो इनका स्ट्रक्चर, इनका कट व्यू भी एक ही दिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि बेसल बॉडीज फ्लैजेला का नीचे वाला पार्ट है जहां पर जो कि सेंट्रियोल से अराइज होता है, तो दैट इज व्हाई उसका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स के जैसा होगा। और अब इसका आगे जो एक्सोनीम आ रहा है, जो मेन बॉडी पार्ट है फ्लैजेलम का, उसका 9+2 एरे है तो वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है सेंट्रियोम्स एंड सेंट्रियोल्स। अब ये समझ लिया हमने कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया कि किस तरीके से रेडियल स्पोक्स का क्या रोल है, इंटरडबलेट ब्रिजेस, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज करोगे, आप लोग को याद भी हो जाएगा, यू विल फील कि इतना थोड़ा सा पढ़ाई इसके अंदर था, कुछ भी नहीं था। ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ बेसिकली क्या होता है, कोई भी सेल को हमें देखना है तो माइक्रोस्कोप की जरूरत चाहिए, क्योंकि सेल ऑलरेडी कैसा होता है, स्मॉल साइज्ड होता है। अब सेल को तो देख लिया हमने माइक्रोस्कोप से, इसके अंदर के ऑर्गेनल्स हमें देखने हैं तो उसके लिए और ज्यादा छोटा माइक्रोस्कोप लगेगा, और वो ऑर्गेनल्स की भी डीप में स्टडी करनी है कि ऑर्गेनल्स के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है, तो उसके लिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा ही ना। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेते हैं और उसके बेसिस पे हमारे पास में जो फोटो या फिर जो भी चीज निकल के आती है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफ कहेंगे। सो दिस इज द माइक्रोग्राफ ऑफ अ फ्लैजेला या फिर सीलिया। इसका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। ठीक है, सीलिया या फिर फ्लैजेला का, जिसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देखो आई नेम ऑल द थिंग्स फॉर यू। ये है, दीज आर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है, पेरिफेरल फॉर्म में प्रेजेंट है। ये कैसे हो जाएंगे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ आ गया, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। अब बीच में ये जो प्रेजेंट है ये कैसे हो गए, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। ये कौन से हो गए, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। अब इसके आसपास ये जो कवरिंग दिखाई दे रही है इसे हमने कह देना है सेंट्रल शीथ। ये क्या हो गया, सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ क्या है, बेसिकली कवरिंग है। और ये देखो यहाँ पर ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसे हमने क्या कह देना है, दिस इज योर इंटरडबलेट ब्रिज, इंटरडबलेट ब्रिज। ठीक है, अब यहां से ये चीजें कनेक्टेड दिखाई दे रही है, क्या ये चीजें कनेक्टेड दिखाई दे रही है, ये तो ये सेंट्रल शीथ हो गया, ये पूरा पार्ट सेंट्रल शीथ हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसका विद द सेंट्रल शीथ कुछ कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। बस इसे ही हमने क्या कह देना है, रेडियल स्पोक्स। ठीक है, रेडियल स्पोक्स कितने होते हैं, 9। इंटरडबलेट ब्रिज कितने होते हैं, 9। कितने ब्रिज होंगे, 9 ब्रिजेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और सेंट्रल शीथ है एक, और जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो कितने हैं, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और इसी अरेंजमेंट को हमने क्या कहना है, दिस इज कॉल्ड एज 9+2 एरे। 9+2 एरे, इसे ही हम क्या कहते हैं, 9+2 एरे। दिस इज डन, ये समझ आ गया। नेक्स्टली हम शुरू करने जा रहे हैं विद सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। यहाँ तक का बहुत इजी था, बहुत कुछ भी हार्ड नहीं था, और अगर यहाँ तक के आप लोग को समझ आ गया है तो आगे का तो बिल्कुल ही इजी है। सिर्फ थोड़े 1-2 पॉइंट्स है जो आप लोग को हार्ड लगेंगे, बाकी सब कुछ इजी है। ऑलराइट, देखो शुरू करते हैं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स ये दोनों में क्या फर्क है, काफी नाम सिमिलर है, क्या ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनल है, इनका क्या रोल है, इनका क्या फंक्शन है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजें आज छोटा सा पैराग्राफ आप लोग को दिया हुआ है, उसके अंदर आप लोग को डायग्राम का थियोरी पार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर से हम डायग्राम भी बना के दिखाएंगे और उसके डायग्राम की थ्योरी भी हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि डायग्राम आप लोग के सामने रहेगा तो थ्योरी अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम भी करते जाएंगे, थ्योरी भी करते जाएंगे। डायग्राम आप लोग को दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग को याद करने के लिए, समझने के लिए बेटर हो, इजी हो, इसलिए हम डायग्राम भी खुद से बनाएंगे। रीड करते करते हम डायग्राम बनाएंगे। अब देखो सेंट्रोसोम होता क्या है, सेंट्रोसोम क्या होता है, क्या ये एक ही एक ही ऑर्गेनल है, ये क्या है, ये समझेंगे। देखो सेल होता है, उसके पास में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो डिवाइड करते हैं, जब हम सेल डिवाइड करते हैं तो वो टाइम पर, ठीक है, हमारे पास में क्या होते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन प्रेजेंट होता है, ये समझ आ गया। तो न्यूक्लियर डिवीजन जब हम कराते हैं तो बेसिकली इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल जिसे हम क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में इसका बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लिया होगा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। मुझे डीप में समझाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से क्रोमोसोम्स का एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज क्रोमोसोम। तो इसको हम जब डिटैच करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो टाइम पर कुछ चीजें अराइज होती है इस तरीके से। सेल डिवीजन में आप लोग अगर जाके देखो
देखो तो इस तरीके से चीजें अराइज होती है, जो कि क्या करती है बेसिकली सेल के अंदर के क्रोमोसोम्स को डिवाइड करती है। ये हो गए क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसको डिवाइड करने का काम, ठीक है, ये कुछ वायर्स की तरह निकल के आते हैं, ये करते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर्स, इसे हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये जो अराइज हो रहे हैं बेसिकली, ये पॉइंट्स अराइज करने का काम किसका होता है, ये जो पॉइंट्स है बेसिकली यही आप लोग के क्या है, सेंट्रियोल्स है। अब ये सेंट्रियोल्स किस तरीके से दिखाई देते हैं, ये साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। न्यूक्लियर, ठीक है, सेल डिवीजन में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है इनका, जिसकी वजह से ठीक है न्यूक्लियस का, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होता है। अब ये समझो, ये आप लोग के पास में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इस तरीके से ये कैसे प्रेजेंट, कैसे दिखाई दे रहा है आप लोग को, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक दूसरे से कैसे प्रेजेंट है, परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है। अब ये दो स्ट्रक्चर्स को ही हमने क्या कह देना है, सेंट्रियोल्स कह देना है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेंट्रियोल्स। ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से कुछ इनका सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये 90 डिग्री में प्रेजेंट है। ये हो गए आप लोग के सेंट्रियोल्स। अब आप लोग को ये समझना है कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, इसके अंदर सेंट्रोसोम का क्या रोल है। तो इसके आसपास एक एक स्पेस, एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, कुछ फॉर्म, कोई मैटर प्रेजेंट होता है, जिसको मिला के हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, सेंट्रोसोम। इसके आगे कुछ मटेरियल होता है, इसके आसपास सराउंडिंग में कुछ मटेरियल होता है, जिसको मिला के हम सेंट्रोसोम कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये दो सिलिंड्रिकल पार्टिकल्स की बात करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। दिस एंड दिस मेक्स सेंट्रियोल्स। और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे हमने क्या कह देना है, सेंट्रोसोम। ये इसका ओवरव्यू था। अब टेक्स्ट बुक हमें क्या बोलती है वो हम समझेंगे, ठीक है। यहां तक समझ आ गया कि सेंट्रोसोम्स क्या है, सेंट्रियोल्स क्या है। अब टेक्स्ट बुक वाइज हम समझेंगे कि एक्चुअल में क्या लिखा है। देखो, ठीक है, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जो मैंने बना के बताया। इस तरीके से एक प्रेजेंट होगा और इस तरीके से दूसरा प्रेजेंट होगा। तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आप लोग के सेंट्रियोल्स, राइट। जो क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं। कौन सी चीज, ये आप लोग के सेंट्रियोल्स बन गए। These are your centrioles. These are your centrioles. All right. इसके आसपास कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसके आसपास कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, APM। एमॉर्फस क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कोई भी चीज जो प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, कोई इसका ठीक है यूनिफॉर्मिटी, कोई होमोजेनिटी नहीं है, कोई होमोजीनियस सब्सटेंस नहीं है कि एक जगह पर एक इतना ही अमाउंट प्रेजेंट हो। कहीं पे भी कैसा भी वो प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, फिर यहाँ पर ज्यादा। तो ये एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर, पेरीसेंट्रियोलर मतलब सेंट्रियोल्स को सराउंड करने वाला मटेरियल। पेरी मतलब सराउंडिंग, उसको सराउंड कर रहा है। सराउंड किसको कर रहा है, सेंट्रियोल्स को कर रहा है। तो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल को हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल को हम कहते हैं APM। ये इसके आसपास क्लाउडी बन के प्रेजेंट होता है, मतलब एक क्लाउडी स्ट्रक्चर होता है। इसका आप माइक्रोग्राफ देखने जाओ तो एक ऐसा आप लोग लगेगा, यहाँ पर दो चीजें प्रेजेंट है और इसके आसपास क्लाउडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्लाउडी स्ट्रक्चर जिसे मैं कह रही हूँ, ठीक है। सो बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम lie perpendicular to each other in which each has an organization like the cartwheel। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 9+2 एरे था फॉर योर सीलिया एंड फ्लैजेला, वैसे ही यहाँ पर कार्टव्हील स्ट्रक्चर हो जाता है, कार्टव्हील स्ट्रक्चर फॉर योर सेंट्रियोल्स। किसके लिए, सेंट्रियोल्स के लिए कार्टव्हील स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ये होता कैसा है एक्चुअली, वो हम अभी समझेंगे, ठीक है। द सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर। यहाँ तक ये पार्ट समझ आ गया था कि कैसे सेंट्रियोल्स लाई करते हैं। ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, पहला वाला दूसरे के साथ में 90 डिग्री बना रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर, ठीक है, इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टव्हील। किसके जैसा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मिलता है, कार्टव्हील स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलता है। तो कार्टव्हील स्ट्रक्चर कैसा होता है, काफी कुछ सिमिलर होता है विद द स्ट्रक्चर दैट ऑफ फ्लैजेला। अब फ्लैजेला का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये हमने देख लिया पहले, 9+2 एरे उसे हम कहते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि कार्टव्हील स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले दे आर made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। तो यहाँ पर क्या मिलता है, they are made up of
9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिल्स। तो यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइक्रोफिब्रिल्स बन रहे होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन से क्या बन रहे होते हैं? माइक्रोफिब्रिल्स बन रहे होते हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट, मतलब कि अगर इसका हमने क्रॉस सेक्शन किया, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरीके से हमने किया, तो यहाँ पर 3 आप लोग को ट्रिपलेट्स मिलेंगे इस तरीके से। एक फिब्रिल, एक माइक्रोफिब्रिल, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा माइक्रोफिब्रिल। ऐसे कितने आप लोग को मिलेंगे ट्रिपलेट्स? 9 ट्रिपलेट्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 9 ट्रिपलेट्स, तो हम 9 ट्रिपलेट्स बनाएंगे। ये पहला हो गया, ये पहला ट्रिपलेट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब ये हो गया 5वां, ठीक है, ये हो गया 6ठा, ये हो गया 7वां, और ये 8वां, एंड दिस इज योर 9th ट्रिपलेट। कितने ट्रिपलेट्स हो गए? हम यहाँ पर 9 ट्रिपलेट समझ आ गए, ठीक है। कितने ट्रिपलेट्स हो गए? वी हैव 9 ट्रिपलेट्स। कितने ट्रिपलेट्स है? यहाँ पर 9 ट्रिपलेट्स है। इसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल फिब्रिल्स कहते हैं, जो किस फॉर्म में मिलता है? ट्रिपलेट्स के फॉर्म में मिलता है। सो ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज अ ट्रिपलेट। ये हमें समझ आ गया कि हर एक जो पेरिफेरल फिब्रिल है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ट्रिपलेट में। मतलब वहां पर कितने माइक्रोफिब्रिल्स है? 3 माइक्रोफिब्रिल्स है जो कि एक ट्रिपलेट बना रहे हैं। 3 फिब्रिल्स है जो एक ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो टोटल कितने ट्रिपलेट हो गए? 9। टोटल माइक्रोफिब्रिल्स कितने हो गए? 9 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, क्योंकि 9 तो है और ये कितने कितने हैं? 3 माइक्रोफिब्रिल्स। टोटल माइक्रोफिब्रिल्स कितने हो गए? 27। वहां पर कितने थे? वहां पर 18 थे इन टोटल, क्योंकि वहां पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का डबलेट प्रेजेंट था। तो वहां पर टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स 18 थे, यहां पर टोटल माइक्रोफिब्रिल्स कितने हैं? 27 है। यहां तक ये चीज समझ आ गई। Next, adjacent triplets are also linked. Each peripheral is a triplet. The adjacent triplets, जो बाजू बाजू के ट्रिपलेट्स है, वो भी कैसे है? लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। किस तरीके से लिंक्ड है? तो इनके पास में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? लिंकर्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? लिंकर्स कहते हैं। अब ये लिंकर्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? ये देखो, ये ट्रिपलेट है, यहाँ पर एक लिंकर होगा, यहाँ पर दूसरा लिंकर, दिस इज ठीक है, इस तरीके से लिंकर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? लिंकर्स। जैसे कि वहां पर इंटरडबलेट ब्रिज था, यहाँ पर भी क्या है? इंटर ट्रिपलेट लिंकर्स कह सकते हैं। हर 3 ट्रिपलेट्स के बीच में क्या है? लिंक्स प्रेजेंट है, उसे हम लिंकर्स कहेंगे। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन, जो सेंट्रल पार्ट है प्रॉक्सिमल रीजन का, सेंट्रल पार्ट कौन सा है? दिस इज द सेंट्रल पार्ट। प्रॉक्सिमल रीजन मतलब कि कट किया हुआ जो पार्ट है उसके सबसे नजदीक वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं। तो उसके अंदर का जो सेंट्रल पार्ट होगा ऑफ द प्रॉक्सिमल region of the centriole is also proteinaceous and it is called as what? It is called as the hub. Now this is called as what? This is called as hub. Hub क्या होता है? वही जो सेंट्रल पार्ट आप लोगों को फ्लैजेला में मिल रहा था, that was called as what? सेंट्रल शीथ, और उसके बीच में सेंट्रल ट्यूब्यूल्स थे। वैसे यहाँ पर एक फिब्रिल प्रेजेंट है, उसे हमने क्या कह देना है? हब। यहाँ पर एक ही प्रेजेंट होगा, प्रीवियस वाले में 2 माइक्रो ट्यूब्यूल्स मिलते थे, यहाँ पर एक ही प्रेजेंट है, इसको हम क्या बुलाते हैं? हब, विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स। यहाँ पर भी रेडियल स्पोक्स का रोल है, मतलब कि जो रेडियल स्पोक्स हमें कहाँ मिलते थे? फ्लैजेला में मिलते थे, और वो कितने थे टोटल? रेडियल स्पोक्स 9 थे, बिकॉज वहां पर 9 क्या थे? डबलेट्स प्रेजेंट थे। 9 डबलेट्स है, जिसके अंदर से एक माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल शीथ से जाके मिल रहा था। दैट इज वाई रेडियल स्पोक्स इन टोटल कितने हो जाते थे? 9। वेयरएज यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है यहाँ, लेकिन यहाँ पर भी हर ट्रिपलेट में से एक माइक्रोट्यूब्यूल जाके जो सेंट्रल हब है उससे कनेक्ट हो रहा है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, और ये हो गए 9 ट्रिपलेट्स हो गए। तो यहाँ पर हर एक किसी एक माइक्रोफिब्रिल से ही रेडियल स्पोक्स जो है हब से जाके कनेक्टेड होंगे। नाउ आई विल मेक इट अ मोर क्लियर डायग्राम फॉर यू ऑल। ये आप लोग का पहला ट्रिपलेट हुआ इस तरीके से, ये दूसरा ट्रिपलेट हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, जस्ट अ सेकेंड, 8, और ये हो गया क्या? 9। अब यहां पर सेंट्रल हब है, इसे हमने क्या कह दिया? सेंट्रल हब, या फिर हब कह दो या फिर सेंट्रल हब कह दो, वन एंड द सेम थिंग। हब आप लोग का सेंटर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इस तरीके से लिंकेजेस प्रेजेंट है, ये जो फर्स्ट वाला है ये लास्ट वाले से मिलेगा, इस तरीके से लिंकेज प्रेजेंट है। देखो एकदम सही डायग्राम बना रही हूं मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आप लोग को बना के बता पाऊंगी। अभी भी ये काफी करेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन यू नो आप इसको एज अ रेफरेंस समझ सकते हो। वैसे ही यहाँ पर ये इससे जाके मिल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से ये लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये आप लोग को काफी कुछ व्हील के जैसा स्ट्रक्चर लग रहा होगा, राइट? ठीक है, तो ये आप लोग को व्हील के जैसा स्ट्रक्चर लग रहा होगा।
ठीक है। अब ये व्हील के जैसे स्ट्रक्चर में ये जो मिडल वाला पार्ट है इसे हम क्या कह देते हैं, सेंट्रल हब कह देते हैं। अब इसके पास में हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इस तरीके से माइक्रोफिब्रिल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो ट्रिपलेट्स है किसके बने हुए हैं, माइक्रोफिब्रिल्स के। हर एक के पास में क्या प्रेजेंट है, रेडियल स्पोक प्रेजेंट है। ये जो मैं बना रही हूँ अभी इसे यहाँ क्या कह देते हैं, रेडियल स्पोक्स। तो कितने रेडियल स्पोक्स हो गए इन टोटल, आप लोग काउंट करो तो 9 रेडियल स्पोक्स हमारे पास में आ जाते हैं। इसे हमने क्या कह दिया, रेडियल स्पोक्स। दिस इज रेडियल स्पोक्स, जो किसको किससे कनेक्ट करते हैं, पेरिफेरल माइक्रोफिब्रिल्स को सेंट्रल हब से कनेक्ट करते हैं। ये आप लोग का सेंट्रल हब है जिसे मैंने नेमिंग कर दिया। ये आप लोग का ट्रिपलेट है, दीज आर योर ट्रिपलेट्स, जिसके बीच में क्या प्रेजेंट है, लिंकर्स प्रेजेंट है। तो ये जो है ये क्या है, लिंकर्स है जो नेबरिंग पेरिफेरल माइक्रोफिब्रिल्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, लिंकर्स। ठीक है, वही उसे हम क्या कह सकते हैं, ब्रिज कह सकते हैं। जो रेडियल स्पोक्स होते हैं वो हब को किससे कनेक्ट कर रहे होते हैं, माइक्रोफिब्रिल से कनेक्ट होते हैं। तो कितने हो जाते हैं रेडियल स्पोक्स, 9। रेडियल स्पोक्स कितने हो जाएंगे, 9। सेंट्रल हब होता है कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब ये जो रेडियल स्पोक है ये भी किसका बना है, प्रोटीन का। और जो माइक्रोफिब्रिल्स जो पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है वो किसके बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन से बने हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हैं। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया और फ्लैजेला, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए इन दोनों को हम साथ में कोरिलेट करके स्टडी करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग वहां पर से बेसल बॉडी को भी फ्लैजेला का एक सेम स्ट्रक्चर समझ जाओ। ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस उनके अंदर मिलता है। ऑल्दो वो फ्लैजेला से कनेक्टेड होता है, लेकिन जो बेसल बॉडी होता है वो कहां से अराइज हो रहा होता है, बेसिकली सेंट्रियोल से अराइज होता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजेला। और दूसरा क्या बनाते हैं, सो दे मेक स्पिंडल फाइबर्स आल्सो। जो स्पिंडल फाइबर्स मैंने बताया था सेल डिवीजन के टाइम पे इस तरीके से निकल के आते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स को भी कौन बनाता है, सेंट्रियोल्स बनाते हैं। ये एक को हम क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे। ये जो एक यहाँ पर प्रेजेंट है इसे हम कह देंगे स्पिंडल फाइबर्स। लेकिन ये जो पूरा अपैरेटस यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से, ये जो अपैरेटस यहाँ पर बन रहा है, ये पूरे अपैरेटस को हम क्या कह देंगे, स्पिंडल अपैरेटस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पिंडल अपैरेटस। स्पिंडल अपैरेटस पूरा होल स्ट्रक्चर को हम स्पिंडल अपैरेटस कहते हैं। होल जो मेन बॉडी बन रही है स्पिंडल फाइबर्स की वजह से, उसे हम स्पिंडल अपैरेटस कहते हैं। और हर एक उसके अंदर जो वायर्स के जैसे इलोंगेट हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर्स कहेंगे। ठीक है, और जो पूरा है उसे क्या कहेंगे, स्पिंडल अपैरेटस। तो स्पिंडल फाइबर्स कहां से अराइज हो रहे होते हैं, बेसिकली इस तरीके से सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं वहां से अराइज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, किस काम आते हैं वो, क्रोमोसोम्स को डिटैच करने में, सेपरेट करने में काम आते हैं। अब ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने आप लोगों को कार्टविल स्ट्रक्चर बता दिया है। इसका स्ट्रक्चर काफी कुछ सिमिलर है विद द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कोई क्रॉस लिंकेजेस नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन कार्टविल स्ट्रक्चर काफी कुछ, जब उसे हम लिंक करते हैं तो वो एक कार्टविल व्हील के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट एज कार्टविल स्ट्रक्चर। 9+2 array is a feature of cilia and flagella। बेसल बॉडी कहां से अराइज होती है, सेंट्रियोल से अराइज होती है। सेंट्रियोल्स के आसपास क्या प्रेजेंट होता है, एपीएम, एमरफस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ये कैसा होता है, क्लाउडी नेचर का होता है। ये एक्चुअल में सेंट्रियोल्स को बनाने का काम करता है। ये जो एपीएम यहाँ पर दिया है इसका क्या रोल होता है, ये क्यों प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल्स के आसपास, तो सेंट्रियोल्स का जो मटेरियल है, जो भी रिक्वायरमेंट है सेंट्रियोल्स को बनाने के लिए एपीएम प्रेजेंट होता है, जो कि कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आप लोग का जो सेंट्रियोल्स है वो डेवलप होता है। और वही सेंट्रियोल्स से एक्चुअल में क्या डेवलप होता है, योर स्पिंडल अपैरेटस डेवलप होता है। तो ये जो एग्जैक्टली ये जो क्लाउडी टेक्सचर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एक तरीके से उसका रॉ मटेरियल है। जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेंट्रियोल्स है स्पिंडल अपैरेटस बना रहे होते हैं, लेकिन सेंट्रियोल्स को बनाने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए, तो वो केमिकल्स क्या है, एपीएम है। वही केमिकल्स क्या है, एपीएम। उसे हम क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल के जैसा इसका एक रोल होता है जो सेंट्रियोल्स को बना रहा होता है। बेसिकली यही, इसको समझो आप लोग। ठीक है, यही चीज आप लोग बेसिक में समझ जाओ कि जो आप लोग का जो सेंट्रियोल्स है उसके लिए रॉ मटेरियल कौन रेडी कर रहा है, एपीएम। और वही सेंट्रियोल से फिर क्या आगे डेवलप हो रहा है, स्पिंडल अपैरेटस और बेसल बॉडीज जो सीलिया फ्लैजेला में मिलते हैं, वो सारी चीजें डेवलप हो रही है। तो आज के लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड 2 थिंग्स। एक तो क्या, सीलिया फ्लैजेला, जो कि सीलिया फ्लैजेला जो है आप लोग को दोनों ऑर्गेनिज्म से मिलता है, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। लेकिन सीलिया आप लोग को सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक्स में मिलता है, प्रोकैरियोट्स के पास सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ तक समझ आ गया, ये सब चीज हमने समझ ली, डायग्राम समझ लिया। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर बेसिकली हम लास्ट पार्ट कर रहे होंगे।
ठीक है, न्यूक्लियस वाला लास्ट पार्ट कर रहे होंगे, ये काफी कुछ रिलेटेबल है आगे चैप्टर्स के साथ में, काफी इसके अंदर आप लोग को इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आगे का लेक्चर भी मत छोड़ो। और जैसे जैसे अगर मैं आप लोग का ये चैप्टर खत्म होगा तो डीपीपी अपलोड करूंगी, देन दैट वी विल सॉल्विंग इट बाय अपलोडिंग वीडियो सोल्यूशन। मैं उसका वीडियो सोल्यूशन भी अपलोड करूंगी, यू कैन सॉल्व द एंटायर डीपीपी देयर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये आप लोग का चैप्टर खत्म होगा, यू विल बी डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, टिल देन पढ़ाई करते रहो, गुड बाय।